हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं और जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन और 1950 से लेकर के 1990 तक जो इकोनॉमी थी, जिस ट्रेंड में चल रही थी, उस ट्रेंड के हिसाब से 1991 आते आते सारी की सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को रिफॉर्म कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। और उस समय 1991 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे SMS। अरे SMS क्या सर? सरदार मनमोहन सिंह उस समय के कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर। जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसमें वो 3 चीजों को लागू किया। 3 चीजों का नाम था LPG। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गलत जवाब। L फॉर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ, ग्लोबलाइजेशन। अगर हिंदी की बात करूं तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, उदारता का भाव दिखाना। जो गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन से, ट्रेड बैरियर्स थे, उन सबको रिमूव करने का काम किसमें हुआ? लिबरलाइजेशन में। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर से अंडरटेकिंग्स लेकर के प्राइवेट सेक्टर के हाथ में शिफ्ट कर देना या उनको दे देना डिपार्टमेंट। और इन दोनों का जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन। यानी इसको बोलते हैं हिंदी में वैश्वीकरण। तो लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, ये होता है निजीकरण, और ये होता है वैश्वीकरण मतलब कि वर्ल्ड वाइडली, ग्लोबली चीजों का होना। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर में MNCs आई हमारी कंट्री में। MNCs का मतलब होता है मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन। तो मैं बोल रहा हूं, बस आप लोग लिख लेना, लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे। MNC क्या होती है समझेंगे बात को। ये MNC इज ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन वन और मोर देन वन कंट्री। एक कंट्री से ज्यादा कंट्रियों में क्या करती है? अपना ये बिजनेस करती है। इसीलिए इसका नाम होता है मल्टी नेशनल कंट्री। मल्टी नेशंस में काम करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या कंपनीज। ऐसा क्यों करती है? ये हमेशा ये देखती है मल्टीनेशनल कंपनी कि हमें कहाँ पे कौन सी चीज की सस्ती अवेलेबिलिटी मिलेगी। हर कंट्री से कहीं से रॉ मटेरियल, तो कहीं से लेबर हायर करती है, कहीं पे अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाती है, कहीं से गुड्स को इंपोर्ट करती है, कहीं पे गुड्स को एक्सपोर्ट करती है। और इस तरह करने से लगभग 50% से 60% का जो कॉस्ट होता है उसको वो सेव कर लेती है और इस तरह से बहुत तेजी से डेवलपमेंट करती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट MNC लुक फॉर बिफोर सेटिंग अप ए प्रोडक्शन यूनिट। आखिर MNC क्या देखती है किसी कंट्री के अंदर अपना कोई भी प्रोडक्शन यूनिट लगाने से पहले? तो फर्स्ट पॉइंट में इसका आंसर होगा, क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन मैंने क्या बोला आप लोग से? व्हाट आर द थिंग्स दैट MNCs लुक फॉर द सेटिंग अप ऑफ ए प्रोडक्शन यूनिट। तो पहला आंसर होगा इसका बच्चों, इट शैल बी क्लोज टू देयर मेन मार्केट where they want to sell their product। पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे इसके अंदर कि MNCs अपने सेटअप वहां लगाती है जहां उनका मेन मार्केट क्या हो? नजदीक हो। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्या हो? अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। दोनों ही लेबर की जरूरत पड़ती है कंपनीज को अपने प्रोडक्शन के लिए,
और वो भी किस कॉस्ट में, एट वेरी लो कॉस्ट में, क्योंकि कॉस्ट जितनी ज्यादा कम होती जाएगी उतना ज्यादा प्रॉफिट का पोर्शन भी होता है वो तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर देखती है ये भी चीज देखती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरह की, किस कंट्री कैसी है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज शुड बी इन देयर कंट्रोल। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होना चाहिए, उनके कंट्रोल में होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन होता है कि आखिर हम कैसे कोई प्रोडक्शन यूनिट का सेटअप लगाएं, आखिर हम सेटअप को कैसे लगाएं। तो लिखा है इसमें लिख लो आप लोग क्या, पहला पॉइंट, क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, व्हाट आर द वेज टू सेट अप ए प्रोडक्शन यूनिट। तो इसमें लिखेंगे हम लोग एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन, कैसे करती है वो काम, ज्वाइंटली वर्क with some of the local companies of that region। एमएनसी क्या करती है, शुरुआत में आती है कि दूसरी कंट्री की रहती है, हमारी कंट्री में आकर के ऐसी कोई कंपनी ढूंढती है जो लोकल यहाँ की होती है, उसके साथ मिल करके पहले पार्टनरशिप में काम करती है, उसके बाद तो फिर क्या करती है वो कई बार परचेज कर लेती है। एमएनसी जो है परचेज कर लेती है, बाय कर लेती है, किसको, जो वहाँ की कंपनी होती है, बाय लोकल कंपनी। तो पॉइंट नंबर 2 अपना क्या चल रहा था बेटा कि एमएनसी जो है, एमएनसी बाय ए लोकल कंपनी एंड then expand the production। इस तरह से एमएनसी जो है लोकल कंपनी को परचेज कर लेती है और अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना शुरू कर देती है, अपना सेटअप खुद का जो बनाती है उसमें प्रोडक्शन करना शुरू करती है। और एक आध पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो बच्चों कि एमएनसी प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शंस विथ स्मॉल प्रोड्यूसर। क्या करती है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं, छोटे मोटे प्रोड्यूसर, उनको भी बोलती है कि भैया आप भी हमारा गुड बनाइए और गुड बना के हमको दीजिए। और सिर्फ अपने अंदर क्या लगाती है, लेबल लगा देती है, अपना लोगो लगा देती है। बात समझ आ रही है। तो एमएनसी का ये काम होता है, कई छोटी मोटी कंपनियों को काम दे दिया, वो अपना काम करते रहे, उसके ऊपर लोगो लगाया और अपने ब्रांड बना करके उसको बेच दिया। ठीक है सर। तो अब ये फॉरेन ट्रेड जो है हमारा, जो बताया आपको हमने, इस व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ व्हाट फॉरेन ट्रेड। आखिर फॉरेन ट्रेड से सर फायदा क्या होता है, फॉरेन ट्रेड से क्या बेनिफिट्स होते हैं फॉरेन ट्रेड। पहला तो प्रोड्यूसर को जो होता है एक वर्ल्ड वाइड मार्केट मिल जाती है, मतलब वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में गुड्स को सेल आउट कर सकता है। मल्टीनेशनल होने की वजह से उसको वर्ल्ड वाइड मार्केट मिलता है। और जो कंज्यूमर होता है यानी हम लोग जो होते हैं, उसे क्या फायदा होता है, उसको ये फायदा होता है बच्चों कि पहले हमारे पास बहुत कम चॉइसेस हुआ करती थी, लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनीज का सेटअप बना ना, तो हमारे पास एक ही तरह का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि बहुत सारे क्या हो गए हैं, ब्रांड और बहुत सारे प्रोडक्ट के गुड्स हमको देखने को, यूज़ करने को मिलते हैं। तो बहुत साल पहले आप देखे होंगे फिएट गाड़ी चला करती थी, एम्बेसडर गाड़ी चलती थी, बस 2 ही तरह की गाड़ियाँ हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस हुआ 1991 के बाद से, इंडियन सड़कों पर भी जो विदेशी गाड़ियां हैं वो भी हमको दिखने लगे। बहुत सारे एग्जाम्पल से जितने नाम ले लो उतने कम पड़ जाएंगे। ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन जो है, जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी मीनिंग क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन जो मैंने बताया आपको, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन
रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। हर एक कंट्री फिर क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है, जिससे क्या क्या और बातें होती हैं, निकल के आती हैं सामने। तो पहला तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इम्प्रूव हो गया, इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन के वेज थे वो इम्प्रूव हो गए। तो इसमें क्या हुआ, एक तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका पॉइंट, दूसरा हो गया आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर जो होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो इम्प्रूव हुआ। तीसरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बढ़ते गए। इंटरनेशनली हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की वजह से फॉरेन एक्सचेंजेस का रिजर्व बढ़ा भी घटा भी। और फिर लिखा है कि जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ उसकी वजह से हुआ लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जो मैंने आपको शुरू में समझाई थी। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट की, उसके इम्प्रूवमेंट की वजह से ऐसा हुआ। तो अब एक क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन। में पहले ही बताया था आपको, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों, गवर्नमेंट ने जो ट्रेड बैरियर्स रेस्ट्रिक्शन थे वो सारे हटा दिए थे। किसके लिए? बिजनेस को करने के लिए। तो अपन इसको भी नोट कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, लिबरलाइजेशन। इसका मतलब लिख लो आप, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, ये लिखवा रहा हूं इसका मतलब, लिबरलाइजेशन का मतलब रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स और जो भी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी। कौन सी पॉलिसी? इससे व्यापार क्या था, रेस्ट्रिक्ट था, उन सब पॉलिसीज को हटा दिया गया। रेस्ट्रिक्टिव सेटअप बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, लिबरलाइजेशन। उससे क्या हुआ कि जो ग्रोथ था किसका, लोकल बिजनेस का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट था, वो भी क्या हुआ, उससे इम्प्रूव हुआ। और कंट्री के अंदर हम लोग शुरू में पहले क्या था बेटा कि क्यों करते थे ऐसा, ताकि हमारी कंट्री का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो डिस्टर्ब ना होने पाए। इसलिए हम लोगों ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज को अडॉप्ट नहीं कर रखा था, क्योंकि विदेशी कंपनी आएंगी तो वो तो अपने प्रॉफिट की बात करेंगी, अपने बेनिफिट की बात करेंगी, ठीक है। और दूसरी बात जानते हो आप लोग क्यों नहीं था पहले ये, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में 200 ईयर्स तक उन लोगों ने राज किया, और उसके बाद फिर हम लोग को लूट करके यहाँ से क्या हुए, फरार हो गए थे, भाग गए थे। फिर उसके बाद जब इस तरह का हुआ तो 1991 के समय ही WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ, गठन हुआ। और 1991 के बाद ही इसके अंदर 160 कंट्रीज जो है इसके अंदर वो जुड़ गई। और इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि आप किस रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही आप बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी तो बिजनेस करने ही आई थी, और बिजनेस करते करते क्या करना शुरू कर दिया, उसने हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। तो इसीलिए 1991 में जो WTO का गठन हुआ, उसके बाद से रूल्स एंड रेगुलेशन बने ताकि कोई और कंट्री को इस तरह की चीज़ सफ़र ना करनी पड़े। फिर नेक्स्ट आता है कि सर इम्पैक्ट क्या पड़ा किसका, ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ गए ना, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पहला बच्चों उसमें आप लोग को ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ इसलिए लिखूंगा नहीं, स्पेस कम पड़ती है यहाँ पे। MNC started investing in India and with the time they increased their investment as investing in India had been beneficial for them, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना क्या था, बेनिफिशियल था, ठीक। पॉइंट नंबर 2, जितनी भी टॉप इंडियन कंपनीज थी वो रेज देयर प्रोडक्शन started due to competition, and they also get new technology by collaborating with
न्यू वन एमएनसीज। जैसे ही नया एमएनसीज आई तो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, उन्हें देखा भाई ये तो बहुत कंपटीशन वाली बात हो रही है, बहुत दिक्कत जाएगी, अब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो तो चल नहीं पाएंगे। तो उन लोगों ने भी अपना क्या किया, जो प्रोडक्शन था उन्होंने क्या किया, उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट में, ये पॉइंट सारे नोट करते हैं ना आप लोग। सम लार्ज इंडियन कंपनीज बिकेम एमएनसीज लाइक टाटा हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, इन्फोसिस हो गया एक्सेट्रा। इन लोगों ने भी मल्टीनेशनल कंपनी का व्यापार करना, मतलब कई देशों में अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। सर उससे और क्या बेनिफिट हुआ, नंबर 4 में आप लोग लिख सकते हो क्या, मोर जॉब फॉर पीपल्स एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज वे आल्सो क्रिएटेड। फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो बच्चों क्या, कि मोर चॉइसेस, अब ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस हो चुकी थी लोगों के बीच में, क्योंकि अब गुड्स एक तरह का नहीं बल्कि बहुत सारा था, और जो प्राइसिंग थी गुड्स की वो भी चीप हो गई थी, और लोगों की इनकम इंक्रीज होने के कारण से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो भी क्या हुआ बच्चों, बढ़ा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये 6 पॉइंट है, मैंने आपको बोल दिया, बोलो तो एक बार और बोलता हूँ सारा पॉइंट। पहला नंबर पॉइंट में क्या था बच्चों, एमएनसी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया and with the time they increased their investment as investing in India had been beneficial for them. Second point, top Indian companies raised with their production standard due to competition, and they also got new technology by collaborating with MNCs. MNC से collaborate होकर के वो लोग भी अपना प्रोडक्शन रेज कर दिया। फिर लार्ज कंपनी, जैसे अपनी इंडिया की लार्ज कंपनीज हो गई, उनके लिए बताया गया, सम लार्ज कंपनीज बिकेम एमएनसीज लाइक टाटा, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर फोर्थ पॉइंट में मोर जॉब्स फॉर पीपल आल्सो क्रिएटेड एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनी वेर आल्सो क्रिएटेड ड्यू टू एमएनसीज। फिर अब चीप गुड्स मिलने शुरू हो गए थे, कंपटीशन बहुत बढ़ गया था और मल्टीपल चॉइसेस थी हमारे पास, और लास्ट में लोगों को जब मार्केट बढ़ा तो लोगों की इनकम रेज हुई, और रेज होने से क्या हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का बढ़ गया। ये इम्पैक्ट था मतलब पॉजिटिव वाला। अब हर चीज के कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। तो अब बैड इफेक्ट्स या डीमेरिट्स ऑफ किसका, ग्लोबलाइजेशन। डीमेरिट बोल दो या इसको बैड इफेक्ट्स बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबल, पहला क्या हुआ, जो स्मॉल बिजनेस थे, स्मॉल कंपनीज थी, could not face the competition and had to be shut down। जैसे बहुत सारी टॉय की फैक्ट्रीज थी, वो क्या हो गई, शट डाउन हो गई, क्योंकि चाइना से पूरा मारा लग गया, और चाइना के टॉयज से बहुत सस्ते हुआ करते थे। यहाँ की सारी टॉय कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई, क्योंकि वो बड़े इतने बड़े कंपटीशन को फेस नहीं कर पाई। फिर लेबर लॉज वेयर मेड फ्लेक्सिबल विच वॉज अगेंस्ट द एम्प्लॉयज। लेबर लॉज बना दिए गए, फ्लेक्सिबल थे इतने कि उसके अगेंस्ट में आ गए एम्प्लॉयज। थर्ड डिमेरिट क्या था बच्चों के, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स लाइक जो तुम्हारा ट्रेडिशनल कपड़े हुआ करते थे, तो तुम्हारे ट्रेडिशंस आर्टिशंस वगैरह थे जो बनाते हैं ना, मटके वटके बनाते हैं या कुछ पोएट्री वाला काम करते हैं, वो सब भी क्या हो गया, ग्रो करना कम हो गया था, क्योंकि मार्केट में बहुत सस्ती चीज़ें उपलब्ध हो गई थी उसके कॉम्पिटिशन में। इसके बाद फिर बनाया गया क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको बोलते हैं सेल। तो इसका काम क्या था, इसमें लिख सकते हैं क्या, कुड क्लास फैसिलिटेट्स वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स और स्टोरेज की फैसिलिटी, इन लोगों ने क्या किया, इम्प्रूव करते गए। सेजनिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर ये चीज़ें हुई, ठीक है। और उसके बाद 5 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर फ्लेक्सिबल लेबर लॉज को और इम्प्रूव कर दिया, जो लेबर लॉ था उसको इम्प्रूव किया किसने, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। 3 पॉइंट आएंगे आपके, कौन कौन सा पहला पॉइंट है, पहला तो वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने लग गई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जैसे वाटर हो गया, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, रोड्स का, स्टोरेज का, इन सब फैसिलिटी दिया। दूसरा क्या लिखा बच्चों, कि 5 ईयर तक कोई टैक्स आपको नहीं लगाया जाएगा। और थर्ड पॉइंट में बोल सकते हैं क्या, तो लेबर लॉज थे उसको और फ्लेक्सिबल कर दिया गया, इसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। अब लास्ट में एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि हाउ ग्लोबलाइजेशन कैन बी मेड मोर फेयर, और फेयर कैसे करें उसको। तो
तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, कौन सा, हाउ ग्लोबलाइजेशन कैन बी मेड मोर फेयर। मैं लिख नहीं रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, समझना, कॉपी में नोट करना, अपने नोट्स बनाना। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट शुड मेक लेबर लॉज इन फेवर ऑफ लेबर एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट देम प्रॉपरली। तो कैसे, क्वेश्चन क्या है, हाउ ग्लोबलाइजेशन कैन बी मेड मोर फेयर। इसको हम ग्लोबलाइजेशन को और मोर फेयर कैसे कर सकते हैं, तो क्या आता है पॉइंट पहला, गवर्नमेंट शुड मेक लेबर लॉज इन फेवर ऑफ लेबर्स एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट देम प्रॉपरली। लॉज तो बनाए, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपरली करें। गवर्नमेंट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स बाय रिमूविंग व्हाट, ट्रेड बैरियर्स हटा दे तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर है वो भी डेवलप कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट में बच्चों आता है, गवर्नमेंट कैन अलाइन विथ अदर डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से गवर्नमेंट अगर स्टेप्स उठाए तो इसका बेनिफिट उसको मिल सकता है। फॉर, तो अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पे आके बच्चों क्या होता है, खत्म होता है। आप लोग कोई भी डाउट लगे तो आप उससे पूछ सकते हो, आपको मालूम ही है। तो चैप्टर अपना ये सेकेंड लास्ट चैप्टर था, इसके बाद तुम्हारा एक चैप्टर और बचेगा और उसके बाद कहानी खत्म। थैंक यू बच्चों।